Hello, my voice is audible. Okay. Good morning to all. क्या आप लोगों को जो भी क्लासेस के हैंडआउट हैं वो मिल रहे हैं? ओके। मैंने लास्ट क्लास में जिस पोर्टल में क्लास का हैंडआउट शेयर किया था उसी के साथ मैंने रेस नंबर 00 से लेकर के 10 तक सारी रेसेस भी शेयर कर दी थी। क्या आपको रेस 0 से 10 तक सारी मिल चुकी है पोर्टल से? ओके। अब आपको एक काम करना है, आपको जो भी रेसेस मिली हैं उन रेसेस को डाउनलोड करके अपने सेपरेट फोल्डर में सेव कर लेना, क्योंकि हम वन बाय वन करके सभी रेसेस को आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आपके पास सभी रेसेस का कलेक्शन होना जरूरी है। ठीक है। और एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हर रात में सोने से पहले आप एक बार पोर्टल पे लॉगिन करके एलएन प्लस पे लॉगिन करके जरूर चेक करें कि मैंने आज कोई मटेरियल शेयर तो नहीं किया है। ठीक है। हैंडआउट जब डाउनलोड करते हैं तो हैंडआउट के साथ हो सकता है कि मैं जब भी कोई होमवर्क दूंगा तो होमवर्क जिस भी रेफरेंस से दिया जाएगा वो रेफरेंसेस भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रेस नंबर 5 नहीं दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे आज फिर से अपलोड कर दूंगा। ठीक है। लेकिन रेस नंबर 00 तो सभी को मिल गया ना, क्योंकि 00 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हमें रेस नंबर 00 ही डिस्कस करना है। क्या सभी लोगों ने होमवर्क किया है? ओके, नाइस, ग्रेट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्टेबल हो चुके होंगे। ठीक है। और हाँ, आपको एक और बात बतानी थी कि ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपके ऐसे भी बहुत सारे डाउट्स होते होंगे जो मे बी ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपके उतने बेहतर तरीके से क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको एक डाउट सेशन का भी शेड्यूल मिला होगा, जैसे आपकी क्लासेस मॉर्निंग में होती हैं और आपके जो डाउट सेशंस हैं वो इवनिंग में रहेंगे। तो जो डाउट सेशंस आपके इवनिंग में रहेंगे उन डाउट सेशंस का मेन पर्पस यही है कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, उन सभी डाउट्स को सॉल्व किया जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको ड्यूरिंग द लेक्चर जो भी डाउट्स आते हैं उनको आप नोट डाउन कर लिया करें कॉपी में साइड में, और जब आपके डाउट सेशंस होते हैं तो आप वहां पे अपने वो डाउट्स जो कि ड्यूरिंग द लेक्चर क्लियर नहीं हो पाए आप उन्हें वहां पर पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके।
Wait a minute. कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि डाउट वाले सेशन में हम तब भी हैं जब हमें डाउट्स नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल अटेंड करना है, आपके सिर्फ वहां पे डाउट्स ही डिस्कस नहीं होंगे, उसके अलावा आपको बहुत सारी एकेडमिक एक्टिविटीज के बारे में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो प्लीज डोंट मिस द डाउट सेशंस। जब आप डाउट सेशंस अटेंड करेंगे तभी आपको जाकर के समझ में आएगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सारी क्वेरीज आप अपने डाउट सेशंस में इजीली क्लियर कर सकते हैं। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है क्या? ओके, स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। देखिए, कौन सी बुक सॉल्व करनी है, कब कौन सा होमवर्क करना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको उसके लिए बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एससी वर्मा में से जो भी होमवर्क होगा वो मैं आपको क्लासेस में देता रहूंगा, ठीक है। तो आपको इस बारे में बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है और अभी हम कह सकते हैं कि अभी तो हमारी फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं हुई है। ये देखिए, रेस नंबर 00 के मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। आई थिंक ये सभी को विजिबल होगा। तो ये आंसर्स को जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, रेस नंबर 00 के आंसर्स। या हम वन बाय वन सारे डिस्कशंस करेंगे। जल्दी से आप लोग रेस नंबर 00 के आंसर्स नोट डाउन कर लें, उसके बाद फिर हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।
हेलो, यस, अभी माय वॉइस इज एडिबल? वेट अ मिनट। चलिए, आई होप कि सभी ने आंसर्स को नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, कितने लोगों के सभी आंसर्स करेक्ट हैं? 8 आउट ऑफ 8 आंसर्स। हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, नाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं, काफी टाइम हो गया। हाँ, तो देखिए, अब हम रेस नंबर 00 का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। सभी को स्क्रीन विजिबल है? मिनट। पता नहीं आपकी चैट विजिबल नहीं हो रही है। हाँ, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, आई होप। हाँ, देखिए, रेस नंबर 00, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द प्रैक्टिकल सिचुएशन रिक्वायर्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, कि इनमें से किस प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट मतलब विदाउट डायरेक्शन वी कांट डिसाइड, या हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमें ये सिचुएशन देखनी है तो वहां पे हमें डायरेक्शन को बताना पड़ेगा। तो लेट्स सी, देखिए पहला ऑप्शन, मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट। आपको पेशेंट का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उस पेशेंट को आपको ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है, या हम टेम्परेचर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेंशन करेंगे। मतलब देयर इज नो मीनिंग ऑफ डायरेक्शन इन केस ऑफ टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट। तो इसका मतलब देयर इज नो नीड ऑफ, व्हेन वी टॉक अबाउट द हिटिंग अ गोल इन अ मैच ऑफ अ फुटबॉल, जब हमें गोल करना है, तो एक बात बताइए, गोल करने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि मान लो ये आपका गोल पोस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से आप बॉल को जब इस डायरेक्शन में हिट करेंगे तभी गोल होगा। किसी भी रैंडम डायरेक्शन में करने से तो गोल हो नहीं सकता।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें गोल करना है तो गोल करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, बिना डायरेक्शन के हम गोल नहीं कर सकते। बॉलिंग अ यॉर्कर इन क्रिकेट, डेफिनेटली यहां भी आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। यॉर्कर तभी जाएगी जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उस बॉल को हिट करेंगे, मतलब वो बॉल जो है वो बैट के जस्ट पास वाले पॉइंट पर हिट करती है, पिच के उस पॉइंट पर जहां पे विकेट लगा हुआ है, तभी वो यॉर्कर है। मतलब आपको एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उस बॉल को फेंकना पड़ेगा, तभी वो यॉर्कर बनेगी, अदरवाइज वो यॉर्कर बन ही नहीं पाएगी। पुलिसमैन शूटिंग अ क्रिमिनल, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको शूट करना है तो इस केस में भी आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। गोइंग फ्रॉम योर होम टू अ ग्रोसरी शॉप, बताइए इसमें डायरेक्शन की जरूरत है या नहीं है? जस्ट टेल मी, देयर इज अ नीड ऑफ डायरेक्शन और नॉट? बिल्कुल सही, यहाँ पे भी आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका सपोज ये होम है और यहाँ पे शॉप है। तो ऐसा नहीं है कि आप होम से किसी भी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे आप शॉप तक पहुंच जाएंगे। आपको शॉप तक पहुंचना है तो डेफिनेटली इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा, तभी आप शॉप तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज आप शॉप तक नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब दिस विल आल्सो बी करेक्ट। परचेजिंग द हाउस होल्ड आइटम फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप, क्या इधर डायरेक्शन की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रीडिंग दिस सेंटेंस, क्या इस सेंटेंस को रीड करने के लिए आपको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से मूव करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स मूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर इस सेंटेंस को रीड करना है तो आप इस सेंटेंस को लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में ही रीड करते हैं। क्या आप ऐसे रीड कर रहे हैं सेंटेंस दिस रीडिंग? बिल्कुल नहीं। मतलब देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, इसका मतलब ये हो गया कि दिस विल आल्सो बी करेक्ट फॉर अस। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? यस, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको दिखाई दे रहा है ये क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है, जो यहाँ पे मेंशन है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये लेंथ एल है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ विल गिव यू व्हाट? वॉल्यूम। बेसिकली हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वैसे तो हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या लिखते हैं? अगर हमसे कोई पूछे कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, तो हम बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन आपको यहाँ पे ब्रेथ इनटू हाइट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अगर आप देखें ध्यान से तो ब्रेथ इनटू हाइट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको ए गिवन है। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एल इंटू ए। क्लियर? आगे मूव करें। एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस इन द फॉलोइंग केसेस। इस केस में डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और कॉन्टिन्यूस मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, या हम इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। क्या आप यहाँ पे ट्री इन अ फॉरेस्ट को काउंट कर सकते हैं? इजीली काउंट कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं? 4 हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट। वाटर इन अ कंटेनर, क्या मैं अभी आपसे पूछूं कि कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या आप काउंट करके बता पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन इतना कम है कि इट इज नॉट विजिबल टू यू। मतलब जो सेपरेशन है मॉलिक्यूल्स के बीच का, वो सेपरेशन फाइनाइट सेपरेशन नहीं है। तो वाटर इन अ कंटेनर वाला जो एग्जांपल है, दिस इज अ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस? दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट्स इन अ क्लास, क्या स्टूडेंट्स इन अ क्लास आप काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये डिस्क्रीट हो जाएगा। टेम्परेचर इन अ रूम,
देखिए टेम्परेचर इन अ रूम की एक वैल्यू होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि आपके रूम का जो टेम्परेचर है इट इज 24 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आप इस तरीके से टेम्परेचर काउंट नहीं करते कि एक कॉर्नर से आप स्टार्ट हो गए 1 2 3 4 लाइक दिस। ये टेम्परेचर तो उस रूम का 24 है, दैट्स ऑल। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 टू 24 आप मूव करेंगे। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर इन अ रूम है वो डिस्क्रीट हुआ या कॉन्टिन्यूअस हुआ, इट विल बी अ कॉन्टिन्यूअस। ओके, एक मिनट रुकिएगा। यस, एवरीथिंग इज फाइन। नहीं, हमसे यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि हम वाटर के मॉलिक्यूल्स काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाएंगे तो आप मैथ्स की हेल्प से उसे काउंट कर पाएंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि आपको मैं पानी रख करके दे दूं एक ग्लास में और मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप उसको 1 2 3 लाइक दिस इस तरीके से काउंट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर। उस केस में आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काउंट नहीं कर सकते। स्क्रीन इज विजिबल। एक मिनट। डिस्क्रीट का मतलब होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, सिंपल सी बात। ठीक, आगे मूव करते हैं। डिस्क्रीट मतलब जो सेपरेट है, जैसे 1 2 3 4 लाइक दिस, इस तरीके से जो चीजें सेपरेट हैं उन्हें डिस्क्रीट बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आई होप कि ये तो सभी का सही रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि सेम लेंथ द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट बीइंग 5 सेंटीमीटर। सस्पेंशन पॉइंट का मतलब होता है जिस पॉइंट पर सस्पेंड किया गया है उन पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख करके समझ पा रहे हैं कि जिन पॉइंट्स के बीच में सस्पेंड किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है एक बी और एक डी, ये दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ बोला गया है कि पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो 3 सेंटीमीटर है। तो अगर पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन 3 सेंटीमीटर है तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर विल बी व्हाट? बॉम्बे। क्योंकि यहाँ पे इन दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसके अलावा और किसी ऑप्शन आप करेक्ट नहीं होंगे। मतलब आपको यहाँ पे दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। एक कंडीशन तो क्या है कि ये वाला जो सेपरेशन है वो 5 होना चाहिए और ये वाला सेपरेशन जो है वो 3 होना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, रेस नंबर 5 आप अपनी ओपन करके रखें। अभी मैं तो ऑलरेडी रेस की स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो इतना कोई आपको इस पे विजिबल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये कितने स्टूडेंट्स का सही है? ओके नाइस। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके दो आंसर्स आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं? इस क्वेश्चन के दो आंसर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कुछ स्टूडेंट्स ने एक ही मार्क किया होगा। आज के बाद हमेशा याद रखना कि रेस में जब क्वेश्चंस दिए होते हैं तो वहां पर वो कहीं भी ये मेंशन नहीं करते कि ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है या मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, आपको हर ऑप्शन को पढ़ना है और देखना है कि क्या इसके मल्टीपल ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं क्या।
क्योंकि ऐसा आपके साथ बहुत बार होगा, तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल कि एक क्वेश्चन के आपको मल्टीपल आंसर्स देखने को मिले। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये गलत किया, उसको गलत करने के पीछे जो मेन रीजन रहा कि उन्होंने एक एक ऑप्शन ही टिक कर दिए। लेकिन आज के बाद हमेशा याद रखना, जब भी रेस मिलती है तो आपको हर ऑप्शन को चेक करना होगा, क्योंकि जेईई एडवांस में जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछते समय वो आपको वहां पे ये मेंशन नहीं करेंगे। मतलब जेई एडवांस में जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ऑब्वियस है वहां पे मल्टीपल करेक्ट भी पूछे जाएंगे और सिंगल करेक्ट भी पूछे जाएंगे, लेकिन वहां मेंशन जरूर किया जाएगा, लेकिन रेस में मेंशन नहीं करेंगे। जैसे कि ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला गया है, मास इज सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स। राइट स्ट्रिंग, ध्यान से देखना, राइट स्ट्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और जो लेफ्ट स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ बीटा एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये लाइन हो गया, और वर्टिकल के मतलब ये लाइन हो गया। ये बात तो आपको समझ में आती होगी, दिस इज द वर्टिकल लाइन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? तो अब आपको यहां पे देखना है कि वर्टिकल लाइन, लेफ्ट वाली जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के, देखो ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट देखो वर्टिकल के साथ बीटा बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। अब आते हैं बी ऑप्शन पर। अब देखना है कि बी ऑप्शन भी करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ बीटा एंगल बना रहा है और राइट वाला स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो बी ऑप्शन विल आल्सो बी करेक्ट। लेकिन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो लेफ्ट स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रही है, जो कि गलत हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज व्हाट, आगरा एंड बॉम्बे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। यस, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने स्टूडेंट्स का सही है? यस, जल्दी से पढ़ें सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 को, क्विक। कितने स्टूडेंट्स का सही है क्वेश्चन नंबर 6? यस, अभी स्क्रीन विजिबल है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनका क्वेश्चन नंबर 6 पार्शियली करेक्ट है। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि रेस नंबर, रुद्र प्रताप, इन्हें अभी तक रेस नंबर 00 ही नहीं मिली है। कहाँ सो रहे थे भाई आप? आपको जहां पे हैंडआउट शेयर किया जाता है वहीं पे रेस नंबर 00 भी शेयर की जाती है, तो प्लीज थोड़ा अप टू डेट रहें, ठीक। यस, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू ऑब्जेक्ट्स आर सेट टू अप्रोच ईच अदर
यहाँ पे क्या बोला गया है, चूज द सिचुएशन इन विच दे आर अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब आप समझते हैं, अप्रोचिंग का मतलब होता है कि जब उन पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो। इस मोमेंट पर ऐसे कौन से, देखो अप्रोच की बात जब भी हम करेंगे तो हम देखेंगे कि इस मोमेंट पर किन पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो रहा है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पर दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ ही मूव करके आ रहे हैं, तो इसमें तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टेंस रिड्यूस हो ही रहा है, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्या बी ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए और बी एक दूसरे से कहां जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं। वहीं पे अगर जब हम सी ऑप्शन की बात करते हैं, सी ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस मोमेंट पर ए यहां पर है और बी यहां पर है, बी इधर मूव कर रहा है और ए ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अभी इनके बीच का जो सेपरेशन है वो धीरे धीरे इस मोमेंट पे अभी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रिसीड का मीनिंग होता है जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से दूर जाता है। ओके, अब आते हैं हम डी ऑप्शन पर। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया कि पैरेलल लाइंस एक दूसरे को मीट करेंगे या नहीं करेंगे, ये पार्टिकल है और पार्टिकल को आप एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक दो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एक पार्टिकल यहाँ पर आप ऐसे सोचो, ये है राम और ये है श्याम, दो बगल वाली गलीज में मूव कर रहे हैं, ठीक है। राम अभी थोड़ा सा आगे चलेगा, श्याम इधर आएगा। एक बात बताओ, पहले राम और श्याम के बीच का डिस्टेंस ये था, जस्ट एक सेकंड बाद राम इधर आ गया, श्याम इधर आ गया, अब ये डिस्टेंस इतना हो गया। तो राम और श्याम के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। अगर डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। सिमिलरली इसी तरीके से आप डी वाले ऑप्शन को देखेंगे, अभी ए यहां पर है और बी यहां पर है और ए और बी इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो इस मोमेंट पे आप ये देखेंगे कि इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर मेरी बात? हम 10 सेकंड्स के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस मोमेंट पे बात करेंगे। ऑब्वियस है 10 सेकंड बाद तो हो सकता है ए बहुत आगे चला जाए, बी बहुत पीछे चला जाए, हम तो इस मोमेंट पे ऑब्जर्व करेंगे। इस मोमेंट पे इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर? इट वाज द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कितने लोगों ने सॉल्व किया है? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ डायरेक्शन हमें समझना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ डायरेक्शंस बता रहा हूँ जो कि आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्शंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये देखो, ये बेसिक रेस है, इसको किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज अ वेरी फंडामेंटल रेस। इस रेस में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो रेस हमने जो पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं है। देखो ध्यान से, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से जनरली हम डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम कॉपी में जब भी बनाते हैं तो इट इज अ स्टैंडर्ड कन्वेंशन, जिस कन्वेंशन को हम फॉलो करते हैं, इसे नॉर्थ, इसे ईस्ट, इसे वेस्ट और इसको साउथ, ठीक है। सपोज मैं अभी आपको यहां पर लिखता हूं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझे। अगर मैं आपसे कहूं कि इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉपी में बना करके बताएं। देखें ध्यान से, देखो इस ऑफ को अगर आप बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे ना जैसे कि ये फ्रॉम लिखा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छी फील आएगी। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसे पढ़ूं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ की जगह फ्रॉम नॉर्थ, देन यू कैन फील कि नॉर्थ, ये रहा भैया नॉर्थ डायरेक्शन जो कि आपको दिखाई दे रहा है, इस नॉर्थ डायरेक्शन से हमें ईस्ट डायरेक्शन में जाना है।
ईस्ट डायरेक्शन में कितना जाना है, 30 डिग्री जाना है। तो आप खुद समझ पा रहे होंगे कि इस एरो को अगर मैं बनाऊंगा तो इस डायरेक्शन में बनाऊंगा, और ये यहां से कितने पर होगा, 30 डिग्री पर होगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, समझ में आया? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ इज जस्ट लाइक यू कैन रीड ईस्ट फ्रॉम द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट के डायरेक्शन में। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात समझ आ गई होगी। तो आप तो डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट कर ही पाएंगे। तो ठीक है, मैं एक और ऑप्शन दे रहा हूं आपको, बी ऑप्शन। जरा बताएं कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। जल्दी से बनाएं अपनी कॉपी में। सी ऑप्शन 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या बना चुके हैं? देखिए बी ऑप्शन क्या बोला गया, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इसको कैसे पढ़ेंगे, फ्रॉम वेस्ट। पहले वेस्ट डायरेक्शन देखो, क्या ये वेस्ट डायरेक्शन है? बिल्कुल है। इस वेस्ट डायरेक्शन से हमें साउथ में मूव करना है, लेकिन साउथ में कितना एंगल मूव करना है, 20 डिग्री। ध्यान से देखते रहिएगा, आगे जाकर के ये काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं, फंडामेंटल चीजें हैं जो आगे जाकर के आप वेक्टर चैप्टर में यूज करेंगे। तो 20 डिग्री, तो 20 डिग्री का मतलब ये हुआ कि मैं वेस्ट से साउथ डायरेक्शन में मूव करूंगा, ये वाला एंगल, और ये एंगल होगा 20 डिग्री। कितने लोगों का ये सही था, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, मतलब मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझ चुके हैं, आज के बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा जल्दी से बताएं, सी 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब फ्रॉम द नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ। नॉर्थ से हमें वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना है, कितना मूव करना है, 45 डिग्री मूव करना है। तो 45 डिग्री मतलब ये एंगल बाइसेक्टर के अलाउंग, ये हो गया आपका सी ऑप्शन। एक और बात याद रखिएगा कि जब भी एंगल 45 डिग्री होता है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो क्वेश्चन में आपको मेंशन करे। इसी ऑप्शन को वो इस तरीके से भी लिख सकता है। कैसे, देखिएगा, जैसे वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ की बजाय सीधे ऐसे ही लिख सकता है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब वो एंगल को मेजर ही नहीं करेगा, या हम कह सकते हैं कि वहां पे वो एंगल को मेंशन ही नहीं करेगा। 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, क्या सही है सभी का? ओके नाइस। अच्छा ठीक है, एक और लास्ट ऑप्शन, मुझे उम्मीद है कि आप ये वाला बिल्कुल सही करेंगे। अगर मैं सिंपली ये रिप्रेजेंट करूं ईस्ट ऑफ साउथ, मैं यहाँ पे कोई भी एंगल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, तो क्या आप इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देंगे क्या? आप इसे सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे? आप ये तो नहीं बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे एंगल तो मेंशन नहीं किया है। इफ एंगल इज नॉट मेंशन तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। और बताओ किस एंगल के अलोंग होगा, 45 डिग्री के अलोंग होगा। तो ईस्ट ऑफ साउथ जल्दी से बताओ भैया किधर बनेगा, जल्दी से अपनी कॉपी में बनाते जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। क्या इधर बनेगा? क्या अपन बोल सकते हैं ये एंगल 45 होगा, और अगर ये एंगल 45 तो ये एंगल भी 45। कितने लोगों का सही है? बहुत बढ़िया। क्या मैं इस ईस्ट ऑफ साउथ को ही साउथ ऑफ ईस्ट भी लिख दूं तो भी कोई फर्क पड़ता है क्या? ईस्ट ऑफ साउथ लिखूं या साउथ ऑफ ईस्ट लिखूं, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इक्विवेलेंट। ओके, तो अब ध्यान से देखना, ये बेसिक चीजें हैं डायरेक्शन के बारे में जो कि हमें पता होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब पढ़ें क्वेश्चन। देखना भाई, क्वेश्चन पढ़ें और खुद से ट्राई करें फटाफट। राम मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द वेस्ट डायरेक्शन। श्याम मूव्स इन अ डायरेक्शन 23 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या 23 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ आप ड्रॉ कर पाएंगे? विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, Ram is 100 meter away from the Siam in the direction 53 degree east of the north of the him। अब इस बात को समझें, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राम है ना बेटा, वो श्याम से कितना दूरी पर है। देखो डायरेक्शन में बना देता हूं,
ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन। मान लो तुम्हारा श्याम यहाँ बैठा हुआ है, तो श्याम से राम 100 मीटर की दूरी पर है और 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ये एंगल है 53 डिग्री, और यहां पर मिलेगा तुम्हें राम। और राम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? वेस्ट डायरेक्शन में। तो खुद देख करके बताओ यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन क्या है? वेस्ट डायरेक्शन ये रहा, मतलब राम इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और श्याम किधर मूव कर रहा है? 23 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये जो एंगल है ये है 20 डिग्री, मतलब श्याम इधर चल रहा है। तो देखें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। आई होप कि ये बात क्लियर होगी। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप घर जाके दोबारा से सॉल्व करेंगे, फिर से पेन चलाएंगे, हर ऑप्शन को चेक करेंगे और लिखेंगे कि उस ऑप्शन में क्यों ये ऑप्शन हमारा गलत था, ए ऑप्शन क्यों गलत है इसको लिखना है, बी ऑप्शन क्यों गलत है इसको लिखना है। पहला वाला ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में उन्होंने श्याम को चला दिया 10 मीटर पर सेकंड से वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन पहले ऑप्शन में श्याम चल रहा है या राम चल रहा है? राम चल रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। क्लियर? दोबारा से ट्राई कर रहे हैं ये क्वेश्चन। ए और सी दोनों करेक्ट हैं। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, देखो ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज द क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जल्दी से बताएं कि क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर आपने बी को गलत क्यों किया? हमने बी को गलत क्यों किया, जल्दी से बताएं। तुम लोग यार क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो यार, जेई जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये हालत है तुम्हारे। बी ऑप्शन में जो श्याम है वो बेस्ट डायरेक्शन में चलाया है उन्होंने 10 से। ऑप्शन चेक करो, किसको 10 से चलाना है? राम को चलाना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रेन इज फॉलिंग 30 डिग्री विद वर्टिकल टुवर्ड्स द नॉर्थ। वर्टिकल से नॉर्थ के डायरेक्शन में 30 डिग्री पर रेन फॉल हो रही है। अब हमें यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करना था। अगर तुम ऑप्शंस को देखते जाओ और क्रॉस देखो, ये इन्होंने ये इस डायरेक्शन को वर्टिकली अप बोला है और इस डायरेक्शन को वर्टिकली डाउन, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। अब देखो ये रेन जो फॉल हो रही है क्या वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है? बिल्कुल बना रही है। क्या नॉर्थ के डायरेक्शन में फॉल हो रही है? हाँ हो रही है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलो बी ऑप्शन चेक करो। बी ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 बना रहा है, तो वर्टिकल के साथ जो ये एंगल होगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, लेकिन वर्टिकल के साथ एंगल कितना होना चाहिए था? 30। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। अब आते हैं सी ऑप्शन पर। सी ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें ना, तो ए ऑप्शन को ही इस वाले ऑप्शन में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमा दिया गया है। ध्यान से देखो, एक्चुअली में ए और सी ऑप्शन दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बस देखने का नजरिया बदल गया है। जो ए ऑप्शन है, अगर आप इसी ए ऑप्शन को ध्यान से देखना, इस ए ऑप्शन को इस सेंस में 90 डिग्री घुमा दो तो आपको सी ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा। दिखाई दिया? कितनों को दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। इसका मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट है। मैं इसलिए बोलता हूँ एक एक ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, यही तो जेई एग्जाम है बेटा। इसीलिए तो ये एग्जाम दूसरे एग्जाम से डिफरेंट है, हर एक ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डी ऑप्शन तो गलत है। आप ऑब्वियस सी बात है देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो रेन है वो वर्टिकली नॉर्थ से इस डायरेक्शन में ही फॉल करा दी है, इसलिए ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, अगर आप एरोज को ध्यान से देखें। ओके, तो इन ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिएगा दोबारा से। 30 डिग्री विद वर्टिकल टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 7 का सी क्यों इनकरेक्ट है? सी इसलिए इनकरेक्ट है बेटा क्योंकि यहाँ पे बोला था कि जो राम है वो 100 मीटर अवे फ्रॉम द श्याम
इन डायरेक्शन 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। अब श्याम यहां पर है और तुमने राम को इधर दिखा दिया, तो ये क्या ईस्ट ऑफ नॉर्थ है क्या 53 डिग्री? नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने श्याम को इधर बिठा दिया तो उसका ईस्ट ऑफ नॉर्थ इस डायरेक्शन में होगा ना कि पीछे होगा। ये डायरेक्शन ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा क्या? ये तो साउथ ऑफ वेस्ट में चला गया। क्लियर? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि रेस सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक, हाँ, और कोई भी अभी भी आपका ऐसा कोई डाउट है जो क्लियर नहीं हुआ है, उसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए कॉपी में। जब आपका डाउट सेशन होगा, उस डाउट सेशन में उस मार्क को आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ट्यूटोरियल क्लासेस का शेड्यूल आ गया होगा, आई होप आप लोगों के पास। आपकी ट्यूटोरियल क्लासेस इवनिंग में लगा करेंगी, जिसमें आपके डाउट्स को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आप अपने एलएन प्लस के अकाउंट पे देखिएगा, आपको आज ट्यूटोरियल क्लासेस का शेड्यूल मिल जाएगा। चलिए, अब हम यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन अब आ जाते हैं अपने, कहां पर थे? मैंने भाई 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, क्या आपने? आप चैट टाइप करना आप बिल्कुल बंद कर दें। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही कॉमन मैसेज को बार बार पेस्ट करते रहते हैं, बार बार पेस्ट करते रहते हैं। थोड़ा सा इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन रखें। और देखिए एक और बात, हमारा एक प्रॉपर सीक्वेंस है, हम अपने सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, ना कि एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी में आप पहला चैप्टर देखेंगे तो फिजिकल वर्ल्ड है और दूसरा चैप्टर आप यूनिट एंड मेजरमेंट। देखो एनसीईआरटी वालों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपको वो स्टेटमेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप पहले चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें ऐसी टर्मिनोलॉजी को यूज किया गया है कि जिसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन हम उस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके चैप्टर 1 में लिखी होंगी, लेकिन फिर भी अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, तो अभी हम पढ़ भी नहीं रहे उनको। एक्चुअल में एक सिंपल सी बात बताओ, एक 4 साल का बच्चा अगर आपसे पूछता है कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने छोड़ा और वो नीचे क्यों गिर रहा है, तो आप उसको सिंपली ये बोलोगे कि बेटा ये जो धरती माँ है ना, ये उसको अपनी तरफ खींच रही है। एक 4 साल के बच्चे को आप ऐसे ही समझाओगे। लेकिन वहीं पर अभी आपके लेवल का कोई बच्चा 11th क्लास का स्टूडेंट पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है बहुत बड़ी-बड़ी टर्मिनोलॉजीज का यूज करें। आप बोल रहे हैं कि अर्थ का अपने सराउंडिंग में एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी अगर इनर्शियल बॉडी आती है तो उस इनर्शियल बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है। आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। अब मैंने जब ये बोला तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर सुनने में मजा तो बहुत आया लेकिन समझ नहीं आया। तो यही कहानी एक 4 साल के बच्चे के साथ होगी। जब उस 4 साल के बच्चे को आप बहुत टफ टफ टर्म समझाएंगे तो उसको चीजें समझ में नहीं आएगी। ऐसे बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि हम अपने 2 साल की फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन वो टर्म्स अभी आपको चैप्टर 1 और 2 में दिए गए हैं, लेकिन अभी हम उन चीजों को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम अभी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपका जो लेवल है वो लेवल अभी इतना नहीं हुआ है कि आप उन चीजों को समझ पाए। आई होप कि मेरी बात ये आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जो कि काफी डिफिकल्ट हैं और आगे की फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। तो पेशेंस बनाए रखें, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर पूरा ट्रस्ट करें और डेफिनेटली मैं बता रहा हूं आपको फिजिक्स से ना मोहब्बत हो जाएगी। बस पेशेंस रखें। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से देखते रहें। ओके, मुझे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर यू आर नॉट क्लियरली विजिबल, आपको स्क्रीन पे फोकस करना है। मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, क्या सभी लोगों को डायमेंशंस फाइंड आउट करना आ गए? डायमेंशंस फाइंड आउट करना आ गए हैं? प्रैक्टिस की है? चलिए, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए थे, क्या सभी ने सॉल्व कर लिए हैं? कम टू द पार्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए भैया, क्वेश्चन इसका आंसर मैंने यहाँ स्क्रीन पर लिख दिया है और आप देख पा रहे होंगे। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मेरा आंसर ये आ रहा है, L की पावर 2 T की पावर -2 K। सर ये K क्या है? K का मतलब है टेम्परेचर का सिंबल। देखिएगा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, Q बराबर ms डेल्टा T। Q क्या है? हीट एनर्जी है। मास, सर ये डेल्टा क्या है? ये डेल्टा सिर्फ आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डायमेंशंस फाइंड आउट करने थे।
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डायमेंशंस क्या होंगे, Q डिवाइडेड बाय m इंटू डेल्टा टी। तो बताओ यहाँ पर अगर S के डायमेंशंस लिखने हैं तो क्या मैं किस तरीके से लिखूंगा यार, हीट के डायमेंशन तो मैंने निकलवाए नहीं है। अगर हीट के डायमेंशंस नहीं निकलवाए तो याद करो मैंने उस दिन बताया था कि कोई भी एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, हर एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हीट एनर्जी का डायमेंशन वही होगा जो एक नॉर्मल एनर्जी का डायमेंशन होता है। और आपको याद होगा हमने एनर्जी का डायमेंशन निकाला था, आप देख सकते हैं नोट्स में पीछे, वो ये आया था डिवाइड बाय एम, एम मास, मास का डायमेंशन के, और टेम्परेचर, टेम्परेचर का सिंबल याद रखिएगा, टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट नहीं करना है, टेम्परेचर का सिंबल क्या होगा, के सबस्क्रिप्ट फॉर केल्विन। अगर आपने टी से रिप्रेजेंट किया ना तो आधे लोग तो टाइम और टेम्परेचर को कैंसिल आउट कह देंगे और कहेंगे हमने किया तो सही है। इसलिए याद रखिएगा सिंबल्स प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करें, या तो आप के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसी को थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेल्टा टी को के से रिप्रेजेंट किया और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये बिल्कुल सही किया होगा। बिल्कुल, जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसी पे फोकस करें। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर एक ऑप्शन दिया था P इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। यहाँ पे आपको सिग्मा के डायमेंशंस पूछे गए थे और सिग्मा का नाम क्या है, स्टीफन कांस्टेंट। एक बात बता देता हूं आपको, यहाँ पे बहुत नए नए और डरावने टर्म्स देखने को मिलेंगे। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछे कि सर ये स्टीफन कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि हमारा अभी पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक ही है, डायमेंशंस फाइंड आउट करना और उसकी यूनिट्स को फाइंड आउट करना। वो जो भी टर्म्स यहाँ पे यूज किए गए हैं या जो भी फिजिकल क्वांटिटीज को यहाँ पे यूज किया गया है उनका मतलब क्या है, वो तो हम आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे ना बेटा। तो उसको लेकर के आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर कोई भी अननोन क्वांटिटी दी जाएगी तो उसका फॉर्मूला डेफिनेटली आपको दिया जाएगा। आपको कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें याद रखनी है, जैसे फोर्स का आप याद रखें, एनर्जी का याद रखें, ठीक है, मोमेंटम का याद रखें, एक्सेलरेशन का याद रखें। इसके अलावा और सारे तो हम ऑन द स्पॉट वहीं पे ड्राइव करेंगे। आई होप कि ये सभी स्टूडेंट ने सॉल्व किया होगा। लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यार मुझे सिग्मा को किस तरीके से लिखना चाहिए। सिग्मा की वैल्यू लिखूंगा P डिवाइडेड बाय A इंटू टी की पावर 4। यार पहले तो मुझे P के डायमेंशंस तो पता होने चाहिए, पावर के डायमेंशंस तो हमने निकाले ही नहीं थे। अब पावर के डायमेंशन कैसे लिखोगे, कितने लोगों को पता है कि पावर क्या होता है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। क्लियर, क्या मुझे पावर के डायमेंशंस निकाले जा सकते हैं, मैं यहाँ पावर को P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वर्क, वर्क का डायमेंशन वही होगा, याद करो जो एनर्जी का डायमेंशन था, एनर्जी का डायमेंशन क्या था, ml हाँ, अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ओके, तो आपने कहां तक सुना था, पावर के डायमेंशंस आपको समझ में आ गए? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। पावर का मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर का मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो जरा ध्यान से देखें, वर्क का डायमेंशन पता है, टाइम का डायमेंशन टी होता है, उससे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द डायमेंशंस ऑफ पावर। क्लियर है? अब बताओ जिसको पावर का डायमेंशन पता चल गया, क्या वो स्टीफन कांस्टेंट के डायमेंशन फाइंड आउट कर सकता है?
बिल्कुल कर सकता है। तो जल्दी से बताएं, पावर का डायमेंशन लिखेंगे हम यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 अपॉन ए। यार ये ए क्या है? एरिया, और एरिया का डायमेंशन क्या होगा? एल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और टी, टी क्या था यहाँ पर? टाइम है क्या टी? नहीं, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी मेंशन किया है, टी इज व्हाट? टेम्परेचर। और टेम्परेचर के डायमेंशंस आपको पता है, टेम्परेचर के डायमेंशन जल्दी बताओ क्या लिखोगे? के की पावर 4। दिस इज द वे। तो जल्दी से आप यहाँ पे रिजॉल्व करके लिख लें। आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको सॉल्व भी कर चुके होंगे। यहाँ पर आपके पास ये टर्म आ जाएगा एम एल की पावर 0, टी की पावर -3 और के की पावर -4, इस तरीके से। जिसकी पावर 0 है आप उसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। कोई कहे कि मैं तो ऐसे लिखूंगा एम टी की पावर -3 इंटू के की पावर -4, तो ये सही है या ये गलत है? ये भी सही है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आप यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करें, ठीक है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगा कि डायमेंशन यहाँ पर क्या है? डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशन का मतलब है जो यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये पावर्स। अगर मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूं, द डायमेंशन ऑफ, सभी लोग बताएंगे, द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इन सिग्मा, तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। योर आंसर विल बी व्हाट? -4। बहुत सही। ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है डायमेंशंस निकालना सीख चुके हैं। आगे और बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए फटाफट। यहाँ पे आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है f = 6 पाई, ये थोड़ा सा स्टाइल में बनाया गया है। ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, और इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमें मतलब से लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है इस ईटा के डायमेंशंस। आपका समय शुरू होता है अब, 1 सेकंड का समय। अरे सर, इतना कम समय क्यों दे रहे हो यार? जल्दी से ईटा के डायमेंशंस बताएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे तो लग रहा है कि स्टूडेंट बहुत फास्ट कर पा रहे हैं, सभी लोग, बहुत अच्छा। कैसे करना चाहिए जल्दी से बताएं, जिसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। देखो मैं भाई स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, मुझे अभी कोई भी जल्दबाजी नहीं है, अभी तो अपनी फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं हुई है, अभी तो अपन लोग वार्म अप कर रहे हैं। तो आराम से, अभी दूसरा तीसरा लेक्चर चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईटा की वैल्यू मुझे लिखनी है, तो बताओ किस तरीके से लिखोगे ईटा की वैल्यू? सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं यहाँ से, f डिवाइडेड बाय 6 पाई r इंटू वी। एक बात बताओ कि ये यार जो 6 पाई तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसके डायमेंशन क्या होंगे? 6 पाई के डायमेंशंस क्या होंगे? याद करो, मैंने बताया था नंबर है भैया। 6 पाई एक नंबर है, और नंबर क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, तो 6 पाई के कोई भी डायमेंशंस नहीं होंगे। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पे देखना, ईटा के डायमेंशंस, जिसके डायमेंशन लिखने हैं उसको इज्जत के साथ ब्रैकेट में बंद करो। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? एम एल टी की पावर -2। सही लिखा है क्या मैंने? बहुत बढ़िया। अपॉन आर, आर रेडियस। यार रेडियस का डायमेंशन तो मैंने बताया नहीं, लेकिन रेडियस है क्या? एक लेंथ ही तो है, तो रेडियस का डायमेंशन क्या होगा? एल इंटू वी, और वी क्या है? स्पीड, और स्पीड का डायमेंशन क्या होगा? एल इंटू टी की पावर -1। मुझे उम्मीद है कि शायद समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो जल्दी से बताएं यहाँ पर इसका डायमेंशन क्या निकल करके आया? एम एल की पावर -1 टी की पावर -1। क्या ये डायमेंशन आपका निकल करके आ रहा है? कितने स्टूडेंट्स का ये डायमेंशन निकल करके आया है? बहुत बढ़िया। अगर एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एसआई यूनिट पूछ लूं, एसआई यूनिट, तो क्या आप एसआई यूनिट बता पाओगे जिसके डायमेंशंस पता है? बताओ क्या लिखोगे? एम, एम है मास, मास की एसआई यूनिट केजी। एल लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर इनवर्स। और टी है टाइम, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड इनवर्स। ये होगी इसकी एसआई यूनिट। चलो बहुत बढ़िया, मतलब मुझे उम्मीद है कि काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे सीख चुके हैं। क्या हम लोग आगे मूव करें? क्या आप अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं? एवरीवन इज रेडी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, I = Q/T लिखा हुआ है।
आपसे यहाँ पे चार्ज के डायमेंशंस पूछे जा रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि टेम्परेचर आ गया, मास आ गया, लेंथ आ गई, टाइम आ गया, लेकिन करंट कहीं नहीं आया। क्या करंट अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? बिल्कुल है। आपको याद होगा कि जो एसआई सिस्टम ने 7 स्टैंडर्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई थी, उसमें से एक करंट भी था। तो करंट के अपने खुद के डायमेंशंस क्या होंगे? सिंपली आई, और ये है टी। तो बताओ यहाँ पे डायरेक्टली आप चार्ज का डायमेंशंस लिखना चाहते हैं तो चार्ज का डायमेंशंस आप क्या लिख सकते हैं? देखो कुछ लोग इसको आई से भी रिप्रेजेंट, ये मत तो एक ही टर्म्स में, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पर एक ही टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताएं मुझे यहाँ पर इसका डायमेंशन क्या होगा? a इंटू टी। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं q को, किसको बेटा? q बराबर क्या लिखोगे? i इंटू टी। क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? वेट, ओके ओके, एक मिनट, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। कुछ स्टूडेंट्स तो भैया इतने बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो नहीं सीख रहे हैं, मुझे अपने नए नए यूनिट्स के बारे में बता रहे हैं। बेटा अभी तुम्हें जितना ज्ञान है ना वो इस गैलेक्सी में जैसे एक स्टार की वैल्यू है ना, उतनी तुम्हारी वैल्यू है अभी, ठीक है। तो जो अभी बताया जा रहा है ध्यान से आराम से सीखें, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या आपको अभी स्क्रीन विजिबल है? क्या स्क्रीन सभी को विजिबल है? ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफी कुछ सीख चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ इसी में डायमेंशंस में, देखिएगा ध्यान से। f बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला शायद कभी आप लोगों ने देखा हो, नहीं भी देखा है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। हमें किससे मतलब है? सिर्फ डायमेंशन से। आपसे यहाँ पे डायमेंशंस पूछे जा रहे हैं किसके? ये जो टर्म बनाए ना एप्सिलॉन नॉट, इसके डायमेंशंस बताने हैं कि क्या होंगे। ये कूलम्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो F है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। Q1 और Q2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो R है, R वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्या आप डायमेंशंस बता पाएंगे? चलिए जल्दी से फटाफट, 1 सेकंड का समय है, जल्दी से डायमेंशंस लिखें। आप साथ ही साथ मुझे उम्मीद है सॉल्व भी कर रहे हैं। सॉल्व नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। काफी सारे स्टूडेंट का आंसर भी आ रहा है, गलत आ रहा है लेकिन काफी सारे लोगों का। जल्दी जल्दी फटाफट, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी सॉल्व करें। एक बात बताओ, यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई को इधर लिखो, Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। क्या लिखा जा सकता है? 4 पाई फिर से कांस्टेंट है, और जो टर्म कांस्टेंट है वो तो डायमेंशन लेस है, मतलब डायमेंशन में उसकी कोई इज्जत नहीं आएगी। तो इसका मतलब अपन लोग डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हमें इस डरावने से टर्म के डायमेंशंस निकालने, Q1 एंड Q2 दोनों चार्जेस है। उस चार्जेस की वैल्यू कुछ भी हो, डायमेंशन तो सबके सेम होंगे ना। और अभी आपने ऊपर ही तो निकाला था, बताओ चार्ज का डायमेंशन क्या था? A इंटू टी। तो देखो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ Q1 का डायमेंशन क्या होगा? A इंटू टी। सिमिलरली Q2 का भी डायमेंशन क्या होगा? A इंटू टी डिवाइड बाय F। F इज व्हाट? फोर्स। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, तो बताओ जल्दी से फोर्स का डायमेंशन क्या लिखोगे? ml की पावर -2 इंटू r। r इज व्हाट? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन l होता है, और ये होगा l स्क्वायर।
मेरा देखो ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m को ऊपर ले जाते हैं, l वेल को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जल्दी से बताओ कि ये आपके पास कैसा एक्सप्रेशन बन रहा है। हाँ, क्या लिख लिया आप लोगों ने? तो देखो m की पावर -1 ऊपर गया, ठीक है, ये l भी ऊपर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका l की पावर -3, t की पावर 2 ऊपर है, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा आपका t की पावर व्हाट, जल्दी बताओ, t की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर। मेरा ये आ रहा है, कितने लोगों का यही आ रहा है? बहुत बढ़िया, मतलब डायमेंशन निकालना सीख चुके हो। अगर आपसे कोई इसकी यूनिट पूछ लेता है, यूनिट, जल्दी से मुझे बताएं यूनिट क्या लिखोगे, नोट कॉपी में लिखते जाइएगा, केजी इनवर्स मीटर क्यूब केल्विन की पावर 4, और ये क्या है एम्पियर, एम्पियर की पावर स्क्वायर। सीख गए? किसी को कोई डाउट? तनिष शर्मा क्लियर है या नहीं है? डाउट है जल्दी बताएं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मतलब अब तो आप किसी का भी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, बस आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बता दूंगा तो आप उसके डायमेंशंस फाइंड कर पाएंगे? क्या बहुत आसान है या नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है। ये जो टी है, टी ये टाइम है, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड की पावर 4। बिल्कुल, ये लिखने में थोड़ी सी गलती हुई, क्षमा चाहेंगे भाई। मतलब मेरे को समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट सीख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, अब आज के बाद जब भी आपसे कोई भी नया फिजिकल क्वांटिटी दिया जाएगा तो पहले वो आपको उसका फॉर्मूला लिख करके देगा। तो जब भी वो आपको फॉर्मूला देगा तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। उस फॉर्मूले में आपको जो भी नोन क्वांटिटीज पता है वो आपको पुट करनी है, और उसके बाद फिर हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसके बाद फिर हम आगे अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? ओके, देखो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ v, ठीक है, और इस v को, एक मिनट, E को डिफाइन कर रहा हूँ, और इस E को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो है F/Q। तो आप जल्दी से बताएं कि इसके डायमेंशंस क्या लिखेंगे। F यहाँ पे क्या है, फोर्स है, और जो Q है वो क्या है, चार्ज है। तो बताओ E के डायमेंशंस क्या लिखोगे। तो देखो अब मैं जल्दी से लिखने जा रहा हूँ, F फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, ml t की पावर -2, चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, a इंटू टी। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसी एक्सप्रेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ml t ऊपर चला जाएगा, तो t की पावर -3 और a की पावर -1। ये किसका डायमेंशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया, ठीक है। अब फटाफट एक और लास्ट क्वेश्चन, PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, T क्या है, टेम्परेचर। साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइएगा, T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है। तो मुझे आपको बताना है कि ये क्या होगा। ओ भाई मैंने क्या पूछ लिया,
ये आर के डायमेंशंस आपसे पूछे जा रहे हैं और मैं आपको बता देता हूं कि जो आर है ना, आर, उसको गैस कांस्टेंट बोला जाता है। आपको नाम से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ये बताना है कि इस आर के डायमेंशंस क्या होंगे। हर्षित कृष्णा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कुछ लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जिसके डायमेंशंस आपको निकालने हैं उसे आप कहा करें, लेफ्ट हैंड साइड में लिख लें। आर बराबर आप क्या लिखेंगे, पीवी अपॉन एन टी। क्या ये बात क्लियर है? अब आपको अगर आर के डायमेंशंस लिखने हैं तो आपको इंडिविजुअली सभी के डायमेंशंस लिखने चाहिए। पी क्या है यहाँ पर, प्रेशर। क्या आपको प्रेशर का डायमेंशन पता है? क्या हमने सॉल्व किया था? मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम प्रेशर का डायमेंशन निकाल चुके हैं। ये देखो, दिखाई दे रहा है? ये रहा, प्रेशर का डायमेंशन हमने कैलकुलेट किया था। प्रेशर क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशन आपको पता है। अगर आपको प्रेशर का डायमेंशन पता है तो अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो काफी सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, जो नहीं दे पा रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। प्रेशर का डायमेंशन बताओ क्या लिखोगे? एम एल की पावर -1 इंटू टी की पावर -2। वी क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब अपॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एन। ये एन है नंबर ऑफ मोल्स, और मोल अपने आप में ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, तो मोल का डायमेंशन लिखा जाएगा भाई यहाँ पर। तो मोल का डायमेंशन क्या लिखोगे, सिंपली यहाँ पे लिख दो आप क्या, MOL। ये अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद रखना। ऐसा मत करना मोल में से m से ऊपर वाले मास को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है? आपको याद होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। और T क्या है यहाँ पर, T है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, K। देखिए आपके पास ये सिंबल बनेगा। क्या सभी को समझ में आया? इसी सिंबल को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा ml की पावर 2, t की पावर -2, k की पावर -1 और मोल की पावर -1। देखो जिन लोगों को समझ में नहीं आया फिर से पूछ सकते हैं। बेटा अभी जो पढ़ा रहा हूँ हर्षित राज, उस पर ध्यान दो ना बेटा। मैं बताऊंगा कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है। जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनको ध्यान से देखते जाइए, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। देखिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पीवी बराबर एनआरटी था, मुझे यहाँ पे आर के डायमेंशंस निकालने थे। अगर मुझे आर के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं तो मैंने आर को लिखा लेफ्ट हैंड साइड में और आर बराबर लिख दिया पीवी अपॉन एनटी। यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया गया है कि पी क्या है, प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, एन है नंबर ऑफ मोल्स और टी है टेम्परेचर। देखो प्रेशर के मुझे डायमेंशंस पता होने चाहिए, नहीं पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर के डायमेंशंस क्या होते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो डायमेंशंस लिखे हैं ये प्रेशर के डायमेंशंस है। क्लियर? वी क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या होंगे, एल क्यूब। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल्स, और आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये हैं उसके डायमेंशंस, मोल, और टेम्परेचर के डायमेंशंस के। उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। क्या अगर आपसे कल कोई ये क्वेश्चन पूछे, कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस, कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस, मैं यहां लिख देता हूं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है? कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। कितने सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये ट्रू है? कुछ स्टूडेंट्स ट्रू भी बोल रहे हैं। भैया ये ट्रू वाले वही हैं जो मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनते। कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस, ये स्टेटमेंट फॉल्स है भैया, लिख लेना। इतने सारे कांस्टेंट तो निकाल के दिखा दिए तुम्हें। ये रहा गैस कांस्टेंट, इससे पहले भी निकाला था प्लैंक्स कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट। क्या तुमने इनके डायमेंशंस नहीं निकाले? अरे निकाले थे ना। तो याद रखना ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है कि कांस्टेंट डायमेंशनलेस होते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है? हाँ अगर एक स्टेटमेंट बोला जाए, नंबर्स आर डायमेंशनलेस, तो ये स्टेटमेंट क्या है? बहुत बढ़िया, मतलब मेहनत कर रहे हैं बच्चे, बहुत सही।
मतलब आपको पता है ये स्टेटमेंट फॉल्स है और ये स्टेटमेंट ट्रू है। याद रखिएगा, यहाँ पे लोग आगे जाकर के आपको फंसाएंगे। आपको इस तरीके का सवाल दिया जाएगा जहां पे कांस्टेंट या नंबर से खेलेंगे। हमें एकदम से ऐसी फील आती है कांस्टेंट अगर हमें दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, तो याद रखना कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो डायमेंशन लेस होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई नंबर है तो डेफिनेटली वो डायमेंशन लेस होगा। ओके, मूव ऑन। अब देखो बहुत देर हो चुकी है, हम डायमेंशंस निकालना सीख चुके हैं। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, हम आगे और भी जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो प्रैक्टिस करते रहेंगे। मूव ऑन, अब थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखिएगा ध्यान से। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में एंगल्स होते हैं जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट बोला जाता है, और एंगल भी हम दो तरीके के देखते हैं, एक प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। नोट डाउन करते जाएं, मैं आपको आराम से धीरे धीरे करके सारी चीजें बताऊंगा। दो तरीके के एंगल होते हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे शायद, क्योंकि आप 9th-10th क्लास में एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं काफी डिटेल में। लेकिन देखें यहाँ पे प्लेन एंगल का मतलब क्या है। जैसे कि सपोज ये एक सर्कल है और इस सर्कल का ये पॉइंट ए है, ठीक। आप इस सर्कल पे मूव करते हुए इस पॉइंट ए से सपोज इस पॉइंट बी तक पहुंच गए, तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस तरीके से घूमते हुए इधर पहुंच जाएगी। मतलब ये आपका रेडियस वेक्टर होगा जो कि एंगल घूम गया। सपोज ये पॉइंट ओ है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा, ये ओ ए है और ये है ओ बी, तो इन दो लाइंस के बीच का सपोज ये एंगल है थीटा। ये मैंने सर्कल बनाया बेटा, क्या बनाया है, सर्कल। तो देखो यहाँ पे प्लेन एंगल में थीटा को कैसे डिफाइन किया जाता है, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। देखिएगा ध्यान से, थीटा को डिफाइन करते हैं द लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस। अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो SI यूनिट है याद रखनी है, ये काम की चीज है। SI यूनिट इज रेडियन, इसकी SI यूनिट रेडियन होती है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा ये बताओ कि इस एंगल के डायमेंशंस क्या होंगे, याद रखना एंगल की SI यूनिट डिग्री नहीं होती है, ये गलती करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। एंगल की SI यूनिट रेडियन होती है। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आई विल आस्क यू कि व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ थीटा, तो लेंथ ऑफ आर्क, ये एक लेंथ है, तो लेंथ ऑफ आर्क का डायमेंशन L होगा और रेडियस का डायमेंशन भी L होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये तो गया। तो इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। क्या यहाँ पर इसके डायमेंशंस हैं? क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज की कोई भी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है? नहीं आ रही। अगर कोई भी वैल्यू नॉन जीरो नहीं आ रही, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो आप क्या कहेंगे? स्टेटमेंट सही है, गलत है? सही है। लेकिन यूनिट है या नहीं है? बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। मतलब ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट कर सकती है जिनकी यूनिट तो है, यूनिट है, देखो यूनिट क्या है, रेडियन, लेकिन उसके डायमेंशंस नहीं है। मतलब ये क्वांटिटी क्या है, डायमेंशन लेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रखना है। मतलब एंगल की यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशंस नहीं होते। कल अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ ले, क्या ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है जिसकी यूनिट हो लेकिन डायमेंशंस ना हो, तो आप कहेंगे हाँ एग्जिस्ट करती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जिस सप्लीमेंट्री यूनिट में हमने पहली यूनिट क्या देखी, एंगल। अब देखना सर, हमने तो डिग्री पढ़ा था कि डिग्री एंगल मेजर करते थे। हाँ, अब आपको मैं बताता हूं कि डिग्री और इसमें रिलेशन क्या है।
पाई रेडियन, इस तरीके से लिखते हैं, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, याद रखिएगा। इसीलिए 2 पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। आप इसको यहां वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप यहां पर थीटा की वैल्यू 2 पाई रखेंगे, देखना ध्यान से, थीटा की वैल्यू 2 पाई रखेंगे, आप लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पाई आर, जो कि तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। उसको क्या बोलते थे, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब जब यहां पर ये पूरा एक एंगल घूम जाएगा तो उसको या तो आप 360 डिग्री बोल सकते हो, या रेडियन में बोलना चाहते हो तो उसी को 2 पाई रेडियन बोल सकते हो। क्लियर? तो याद रखना 2 पाई रेडियन बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। अब हमें यहाँ पर क्या क्या काम की चीजें जो याद रखनी है कि एंगल का एसआई यूनिट होता है प्लेन एंगल का रेडियन, और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नोट कर लिया क्या सभी ने? ओके नाइस। चलिए अब यहां पर मैं अगले एंगल के बारे में बताने जा रहा हूं। देखो ये जो अगला एंगल मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, इस अगले एंगल के बारे में आप 11th में तो कभी नहीं पढ़ेंगे, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हमें तो बस यहाँ पे काम काम की चीजें सीखनी है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन पर्पस ये है कि यूनिट पता होनी चाहिए और साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आइडिया कि सॉलिड एंगल क्या होता है। ये जो सॉलिड एंगल है ना बेटा, ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है। कभी तुमने चने वगैरह अगर कभी गए हो दुकान वगैरह पे और वहां पे बोलते हो भैया चने देना, तो चने वाला होता है वो इस तरीके का एक कोन सा बनाता है और फिर उसमें चने डालता है। गरीबों के शौक होते हैं, जरूरी नहीं है कि तुमने कभी खाए हो चने, ठीक है। तो जब वो तुम चने लेते हो तो वो एक कोन टाइप का बनाता है ना, देखा होगा आपने। या कभी आपने आइसक्रीम खाई हो तो आइसक्रीम का कोन देखा होगा। तो ये कहानी कुछ वैसी ही है, ठीक है। ये जो कोन बनता है ना, तो उस कोन में ये वाला जो एंगल होता है 3D का एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, ये जो मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया ना, ये एंगल, ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है। और इसी 3 डायमेंशनल एंगल को बेटा हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, जो आइसक्रीम के कोन में बनता है 3D में, ठीक है। मतलब इसी को अगर कोई हमें डिफाइन करने के लिए बोले तो हम कह सकते हैं इट इज अ 3D angle enclosed by a conical surface, नोट करते रहिएगा, at the vertex। क्या कुछ समझ में आया? कोनिकल सरफेस एट द वर्टेक्स। जो कोनिकल सरफेस होती है वो वर्टेक्स पे जो 3 डायमेंशनल एंगल बनाती है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने ये जो बनाया ना इस तरीके का डरावना सा टर्म, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन। जैसे प्लेन एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से सॉलिड एंगल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसी को, इसको याद रखिएगा, इसी टर्म को हम ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा। अब इंपॉर्टेंट बात, एसआई यूनिट जो कि तुम्हें याद रखनी है, एसआई यूनिट ऑफ दिस इज स्टेरेडियन। ये याद होना चाहिए सभी को, इससे सवाल बहुत पूछा जाएगा कि ऐसा यूनिट बता दो, तो ऐसा यूनिट क्या होगी, स्टेरेडियन होगी। अब बात आती है कि सर जैसे आपने यहाँ पे प्लेन एंगल को इस तरीके से डिफाइन किया गया था, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस, ये एक 2D एंगल था, और ये 3D एंगल है। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? तो देखो पहले तो हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो इसको समझाएंगे कैसे। मैं मान लो यहाँ पे तुम्हारे सामने एक स्फीयर बना दूं, स्फीयर समझते हो, लाइक अ फुटबॉल, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके सामने क्या बना दूं, एक स्फीयर, ठीक है। और उस स्फीयर पे देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर करूं, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। इन 2 पॉइंट्स को इसके सेंटर से मिला दिया जाए,
और मैं यहां पर, एक मिनट, स्क्रीन रुक गई है क्या? वेट अ मिनट। ओके ओके, दोबारा से कनेक्ट करते हैं, डोंट गेट पैनिक। आई थिंक अभी स्क्रीन विजिबल है। ओके, टेक्निकल इश्यूज थोड़े बहुत रहते हैं हर जगह, ठीक है, डोंट गेट पैनिक अबाउट द सिचुएशन। अभी समझा रहा हूँ सॉलिड एंगल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको स्क्रीन विजिबल है? क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब देखना, मैं यहाँ पे सॉलिड एंगल में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये आपने एक स्फीयर बनाया और इस स्फीयर पे आपने यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर किए, पी और क्यू, और सपोज यहाँ पे आपने इस तरीके से कट लगा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक यहाँ पे टोपी सी बनेगी, ये टोपा सा बन के तैयार होगा, ये वाला टोपा, इतना टोपा। पी और क्यू पॉइंट पे आप कट लगा दीजिए और इसको निकाल लीजिए, तो एक टोपा सा बन के निकल आएगा, एक कटोरा जो कि किसी गरीब के हाथ में होता है, वैसा कटोरा दिखाई देगा ये। तो उस कटोरे का मान लो ये है एरिया, और इस स्फीयर का रेडियस है आर। तो पता है यहां पर इस एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है? इसका एरिया, इस कटोरे का, डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ऐसे डिफाइन करते हैं। क्या स्क्रीन फिर से पॉज हो गया क्या? वेट, क्या अभी स्क्रीन विजिबल है? हाँ, ये अभिषेक यादव, यू आर नॉट एबल टू गेट द चैट। मैं सभी की चैट पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है, कि जो सॉलिड एंगल है वो सॉलिड एंगल क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, फिर से समझा रहा हूँ। आपने एक स्पेयर लिया, 3D में एक स्पेयर लिया, उस स्पेयर पे आपने 2 पॉइंट लिए, सपोज एक पॉइंट पी कंसिडर किया, एक पॉइंट क्यू कंसिडर किया, पी और क्यू पे आप कट लगाएं, यहाँ से कटोरा निकल करके आएगा। आपको क्या समझना है, बस वो समझ लें। इस समय ये जो एंगल होगा, जो कि मैं कोन में आपको दिखा रहा था, ये एंगल आपका सॉलिड एंगल होगा, और सॉलिड एंगल को लिखा जा सकता है कि इस कटोरे का एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। चलो अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लूं कि इसके डायमेंशंस क्या होंगे, क्या डायमेंशंस बता पाओगे? जस्ट टेल मी द डायमेंशंस। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तरबूज खाते हो, वाटरमेलन, उस तरबूज में आप इस तरीके से कट निकाल के लगा के निकालते हैं बाहर, तो जब तरबूज बाहर निकालते हैं तो उसके बाहर वाली जो सरफेस होती है, उसका जो एरिया होता है, वही वही वाला एरिया है, अगर वो तरबूज स्क्वायर हुआ तो। परफेक्टली। बताओ इसके डायमेंशंस बताओ। इसके डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, रेडियस का डायमेंशन एल, उसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो बताओ यहाँ पे डायमेंशंस क्या आ रहे हैं? ये आ रहा है। क्या ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है? बिल्कुल है। तो हमें क्या याद रखना है, चाहे वो प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। सॉलिड एंगल इज आल्सो डायमेंशनलेस। क्या याद रहेगी ये बात?
एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर टेम्परेचर और एंगल को, जनरली हम टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, और थीटा के कोई डायमेंशंस नहीं होते। ये कटोरे का टोटल एरिया है, कटोरे का, ठीक है, जो भी कटोरा आपने लिया है। और याद क्या रखना है यहाँ पर, इसकी जो एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। क्लियर? तो याद रखना एंगल्स आर डायमेंशनलेस, चाहे वो प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल, लेकिन इनकी यूनिट होती है। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं जिनकी यूनिट तो होती है लेकिन वो डायमेंशनलेस हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है? ठीक है, यस, देखिएगा ध्यान से। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स सभी लोग नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। पहला पॉइंट अभी हमने देखा, एंगल्स आर डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इस चीज को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। एंगल्स आर डायमेंशनलेस। ए आर के शर्मा, क्यों बेटा तुम्हें डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर नहीं पता है? क्यों? टेम्परेचर तो अपने आप में ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो टेम्परेचर का डायमेंशन तो क्या होगा, सिंपली के। हाँ, एंगल्स आर डायमेंशनलेस, ये हम देख चुके हैं। अब इस चीज को हम कैसे यूज करेंगे उस बात को समझते हैं। देखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई टर्म लिखता हूँ साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, तो आपको पता है ये जो अंदर वाला टर्म लिखा हुआ है इसको आप ऐसे बोल सकते हैं ना, ये डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशनलेस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, या फिर इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं हुआ कि थीटा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा के डायमेंशंस नहीं है, मतलब एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ साइन थीटा लिखा, कॉस थीटा लिखूं या टेन थीटा लिखूं, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लिखा होगा वो तो हमेशा ही डायमेंशन लेस होगा। तो हम आज के बाद क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसके डायमेंशंस को डायरेक्टली 1 के इक्वेट कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ y बराबर 10 साइन के एक्स बाई टी, मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा, देखना ध्यान से क्या लिखा, पढ़ते रहे भैया, मेहनत करते रहे। साइन 10 साइन के एक्स बाई टी, मैंने यहाँ पे बोला कि बेटा जो x है वो डिस्टेंस है तुम्हारा, और जो t है वो टाइम है। तो बताओ यहाँ पर k के डायमेंशंस क्या होंगे। k कोई एक अननोन क्वांटिटी है और k के डायमेंशंस पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये देखें कि जो आपको टर्म यहाँ दिखाई दे रहा है साइन के अंदर, ये पूरा टर्म जो है, ये पूरा टर्म आपको थीटा ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना बेटा, ये पूरा टर्म आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखें ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि के एक्स अपॉन टी, अगर मैंने बाहर इस तरीके से ब्रैकेट बना दिया है तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि मैं डायमेंशंस कह रहा हूँ। इस पूरे के डायमेंशन जो हैं वो किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर। तो अगर आपको k के डायमेंशंस निकालने हैं तो आप यहाँ से बोल सकते हैं यार k के जो डायमेंशंस होंगे वो डायमेंशन किसके बराबर होंगे, t बटे x के बराबर। अरे नहीं आई बात समझ? तो t टाइम है, और टाइम का डायमेंशन t, और x डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन l। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर से स्क्रीन पॉज हो गया क्या? अभी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? देखिए
मैंने यहाँ पे यही बताया था कि साइन के अंदर ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस पूरे टर्म को हम कह सकते हैं ये थीटा है, और थीटा के डायमेंशंस क्या होंगे 1। तो यहाँ पे के एक्स बाई टी को ब्रैकेट में बंद करके इसको 1 के बराबर कर दिया, जैसा हमने अभी बताया था ऊपर एंगल्स आर डायमेंशनलेस। तो यहां से अगर मुझे k का डायमेंशन निकालना है तो k का डायमेंशन क्या लिखूंगा, t ऊपर चला जाएगा x नीचे चला जाएगा, तो k के डायमेंशन होंगे t के डायमेंशन अपॉन x के डायमेंशन। तो यहाँ पे अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपको मिलेगा t इंटू एल की पावर -1। तो ये आ गए आपके पास k के डायमेंशंस। तो इस तरीके से आप किसी अननोन क्वांटिटी के डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो k था वो आपके लिए एक अननोन था और आपको उसके डायमेंशंस को फाइंड आउट करना था। तो जब भी हम किसी भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी को ब्रैकेट में बंद करेंगे तो उसको सीधे हम 1 के इक्वेट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी डायमेंशंस का मतलब होता है पावर, और अगर कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी का मतलब है कि उसकी पावर क्या है 0। और आप ये मैथ्स में पढ़ चुके हैं कि किसी की भी पावर अगर 0 हो तो हम उसे सिंपली 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या ये बात मेरी सभी को समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। चलिए अगला पॉइंट, ये था फर्स्ट की पॉइंट कि एंगल्स आर डायमेंशनलेस। अब हम यहाँ पे मूव करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि आपको समझना है। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? कि एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस। जो भी एक्सपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे डायमेंशन लेस होते हैं। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, किसी भी गिवन क्वांटिटी की पावर, और किसी भी गिवन क्वांटिटी की जो भी पावर होगी वो एक नंबर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं y बराबर 2 की पावर a इंटू टी। सपोज मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो अब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे क्या, कि ये एक्सपोनेंट है। अरे भैया है या नहीं है? ये क्या है? एक एक्सपोनेंट है। अगर ये एक्सपोनेंट है तो अभी तो बताया कि एक्सपोनेंट सारे क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट एक नंबर होता है और नंबर डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि पूरे एक्सपोनेंट मतलब a इंटू टी का जो डायमेंशन है, सिर्फ t या a का नहीं, a इंटू टी, पूरे एक्सपोनेंट का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। डायमेंशन लेस होने का मतलब उसको हम बराबर कर सकते हैं 1। तो क्या आप, अगर मैं ये बोलूं कि यार यहाँ पे जो t है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या आप यहाँ पे a का डायमेंशन बता पाएंगे? जल्दी से बताएं सभी लोग। बहुत बढ़िया, तने मित्रा, राघव, बहुत सही, t की पावर -1। आप यहाँ से देख के भी समझ सकते हैं a का जो डायमेंशन होगा वो होगा 1 अपॉन टी के बराबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इज t की पावर -1। तो आज के बाद अगर आपको कोई भी पावर दिखाई दे तो उसके डायमेंशंस को आप डायरेक्टली 1 के बराबर कर देना। मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो a के डायमेंशंस आ रहे हैं वो डायमेंशन किसके आ रहे हैं, वही आ रहे हैं जो एक फ्रीक्वेंसी के आते हैं। जैसे कि एक और तरीका, मैं यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ आपको। जैसे सपोज आपके सामने ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है y बराबर, ठीक, a इंटू ई। ये जो e है ना, ये लॉगर्थ, अगर लॉग पढ़ा हो आपने कभी तो ये e उसमें टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। e की पावर, सपोज आपके सामने at/x लिखा हुआ है, ठीक, इसको एक कांस्टेंट बोलते हैं e, ये नेपियर कांस्टेंट होता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक। ये e की पावर ये लिखी हुई है, ये पावर में दिया हुआ है। आपको कोई बोल दे कि t टाइम है और x डिस्टेंस है, तो a के डायमेंशंस बताएं, स्मॉल a के, क्या बता पाएंगे? आप क्या बोलेंगे कि जो भी पावर में लिखा हुआ है पूरा का पूरा टर्म a डायमेंशन लेस होगा क्या? क्या t डायमेंशन लेस होगा या x डायमेंशन लेस होगा? नहीं, पूरा का पूरा एक्सपोनेंट डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस होने का मतलब इसके डायमेंशन 1 के बराबर, और अगर इसके डायमेंशन आप 1 के बराबर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंपली a के डायमेंशंस को किसके बराबर लिखेंगे, x अपॉन t के डायमेंशंस। x का डायमेंशन क्या होता है, l, और t का डायमेंशन t। तो यहां से ये लिख सकते हैं l t की पावर -1। क्या समझ में आ गया है आप लोगों को?
क्या आप यहां से ए किसी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको याद रखिएगा। तो ये याद रखना है कि कोई भी आपको आज के बाद एक्सपोनेंट दिखाई देता है, कितने लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। तो एंगल्स आर डायमेंशनलेस, एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस। एक और चीज आपको बता देता हूं, ठीक है? नेक्स्ट टर्म, तीसरा पॉइंट, आप साथ साथ में नोट डाउन करते हैं या नहीं करते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शंस, नोट डाउन करिएगा पहले इसको। लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस मतलब मैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया y इक्वल्स टू 10 log। लॉग नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें तो सिर्फ डायमेंशन जानते, तो आप स्टीफन कांस्टेंट भी नहीं थे, फिर भी स्टीफन कांस्टेंट के डायमेंशन निकाले। जानते तो आप प्लैंक कांस्टेंट भी नहीं थे, जानते तो आप कुछ भी नहीं थे, फिर भी आप डायमेंशंस तो निकाल पा रहे हैं ना। तो आप इस बात को लेकर के पैनिक ना हो कि अरे सर लॉग तो मुझे आता ही नहीं है। हमें ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका क्या मीनिंग है, वो नहीं समझना, हमें अपने सिर्फ मुद्दे की बात पकड़नी है। मतलब ये वही बात आ गई कि हमें इस दूध में से सिर्फ मलाई मलाई बाहर निकालनी है और दूध को जाने दो भैया, ठीक है? तो लॉग नहीं आता तो पैनिक ना हो। जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखता हूँ 10 लॉग, ये आपके सामने सपोज एक्सप्रेशन लिखा ए एक्स स्क्वायर बाई टी, ठीक है? ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है? तो ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, लॉग के अंदर जो भी टर्म लिखा होता है ये नंबर होता है। क्या होता है बेटा? नंबर होता है। और नंबर सारे डायमेंशन लेस होते हैं। तुम्हें क्या मुद्दे की बात याद रखनी है जो तुम्हारे काम आएगी इस चैप्टर में, कि लॉग के अंदर जो भी टर्म लिखा हो ना, उस पूरे टर्म को मतलब ए एक्स स्क्वायर बाई टी के डायमेंशंस को डायरेक्टली किसके बराबर कर दो? 1 के बराबर कर दो। बस यही याद रखना। यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो भी लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं वो सारे लॉगरिथमिक फंक्शन डायमेंशन लेस हैं। डायमेंशन लेस होने का मतलब लॉग के अंदर जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो पूरी की पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगी। तो यहाँ पे जैसे ये टर्म दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इस पूरे गिवन एक्सप्रेशन के डायमेंशन लेस होने का मतलब 1 के इक्वेट कर दूं। अगर मैं 1 के इक्वेट करूंगा तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मुझे ए के डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं तो ए के डायमेंशन क्या लिखूंगा? टी अपॉन एक्स स्क्वायर के डायमेंशन। तो यहाँ से टी मतलब टाइम और एक्स स्क्वायर मतलब एल की पावर -2 हो जाएगा। यहां से ए के डायमेंशंस निकल के आ गए। तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें मुद्दे की बात यह है कि आज के बाद अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई देता है तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर कुछ भी लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर, तो इसके डायमेंशन आप डायरेक्टली 1 के बराबर कर दें। दूसरा पॉइंट, अगर आपको कोई भी एक्सपोनेंट दिखाई दे रहा है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपोनेंट का मतलब जो पावर होती है उसकी, उसको आप डायरेक्टली क्या कर दें? अगर कोई आपसे पूछे क्या यहाँ पे ए डायमेंशन लेस होगा? नहीं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस। क्या यहाँ पे टी डायमेंशन लेस होगा? नहीं। ये पूरी जो क्वांटिटी है ए इंटू टी जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ए इंटू टी डायमेंशन लेस होगा। क्लियर? इसी तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन, सर लॉग क्या होता है, सर लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। मुझे किससे मतलब है? लॉग के अंदर आज के बाद जो भी मुझे टर्म दिखाई देगा उस पूरे के डायमेंशंस, डायमेंशंस मतलब ब्रैकेट में करो बंद और इसके डायमेंशन कर दो 1 के बराबर, मतलब ये क्वांटिटीज कैसी होंगी? डायमेंशन लेस। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी। क्लियर है भाई? आई होप कि ये बेसिक बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे समझाई जाएंगी। ठीक है, आज हम क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आपकी ट्यूटोरियल क्लासेस का शेड्यूल आपको मिल जाएगा, आप LN प्लस के अकाउंट पे आप देख सकते हैं। ठीक, और आपके जो भी डाउट्स रह गए हैं या कोई भी चीज आपको जो समझ में नहीं आई है
आप अपना ट्यूटोरियल क्लासेस में उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज का होमवर्क आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आज का होमवर्क रहेगा, मैंने रेसेस अपलोड कर दी हैं तो आप देख लीजिएगा। आज का होमवर्क है आपका रेस नंबर 01, आपको ये करके आनी है। ठीक है, क्या स्क्रीन फिर से पॉज होगी क्या? आज ये थोड़ा सा ज्यादा इश्यू आ रहा है, नेक्स्ट टाइम इसको रिजॉल्व कर देंगे। यू डोंट गेट पैनिक अबाउट द सिचुएशन। हाँ बेटा बंस, क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? हाँ, रेस नंबर 5 में फिर से भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोचिंग मॉड्यूल को कैसे सॉल्व करना है वो आपको बताया जाएगा, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, बेसिक बेसिक चीजें कर रहे हैं। ठीक है, यू डोंट नीड टू गेट पैनिक। रेस नंबर 1 सॉल्व करनी है। क्या आपके पास एससी वर्मा है? आप एल एन प्लस पे जाएंगे तो वहां पे आपको, ठीक है, एससी वर्मा जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है, मैं इन स्टूडेंट्स को आज जहाँ पे हैंड आउट शेयर करते हैं वहीं पे इसकी सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा एससी वर्मा को। ठीक है, इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इस एससी वर्मा में अगर आप ओपन करके देखेंगे, जिन लोगों ने कभी नहीं देखी है, इसमें वर्कआउट एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, तो उन वर्कआउट एग्जांपल्स का मतलब होता है सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो पहले 2 सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने हैं आपको, लिख लीजिए इसको। क्या करना है? सॉफ्ट कॉपी में सॉल्व्ड एग्जांपल्स, सॉल्व्ड एग्जांपल्स में कौन कौन से सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने हैं? 1 और 2। ठीक, और इसके अलावा जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में आपको 1 से लेकर के 5 तक सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जब भी आप एससीवी ओपन करेंगे, मैं आज शेयर कर दूंगा, इस एससीवी में आगे जाकर के आपको एक्सरसाइज मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये एक्सरसाइज। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या कर पाएंगे ये क्वेश्चंस आप? देखिए, आप एक अपनी होमवर्क की कॉपी बना करके रखें जिसमें आप अपनी रेसिस को सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ एससी वर्मा, और एक आप अपनी नोट कॉपी बना करके रखें। ठीक है भाई, क्या सभी को बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा हम स्लो चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे। और आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है सिचुएशन को लेकर के। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर आप अपने बारे में कुछ बताएं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको अपना लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, जब आप मेरे बारे में थोड़ा समझ पाएंगे। अभी आप इतना समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, जो भी डाउट्स आपके क्लियर नहीं हुए, प्लीज आप उनको नोट डाउन करके रखिएगा और अपने ट्यूटोरियल क्लासेस में जरूर क्लियर करिएगा। ठीक है, हाँ, तो मैं अपने बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा फिजिक्स सीख तो जाएं, तभी तो आप मेरे बारे में समझ पाएंगे। अभी आपको इतनी फिजिक्स आती नहीं है कि आप मेरे बारे में ज्यादा समझ पाएंगे, है ना? तो होमवर्क नोट कर लिया है, रेस नंबर 1 सॉल्व करनी है। ठीक है, और साथ ही साथ सॉल्व एग्जांपल करने हैं एससीबी के, सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कर दूंगा आपको 1 to 2 और एक्सरसाइज 1 to 5। आप इसको चेक कर लीजिएगा शाम को, आपको जहां पे हैंड आउट मिलता है वहीं पे आपको एससीबी की सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी। ओके, और किसी के मन में कोई बात? आप साथ साथ नोट डाउन करते हैं या बाद में हैंड आउट से देख करके छापते हैं? हम्म, हाँ, ये सबका ट्यूटोरियल क्लासेस की टाइमिंग अलग अलग रहेगी। ठीक है, ओके, चलिए फिर मीटिंग ओवर की जाए।